स्थानीय स्वशासन सुनने में कितना शक्तिशाली लगता है ना? एक ऐसा सिस्टम जहां पावर सीधे लोगों के हाथ में हो। पर भारत में जमीनी हकीकत क्या वाकई ऐसी है? आज हम इसी की गहराई में उतरेंगे। और यहीं से हमारा सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। सोचिए, कोई सरकार कितनी सेल्फ गवर्निंग हो सकती है अगर उसका अपनी ही कमाई पर, अपने ही पैसों पर कंट्रोल ना हो? क्या फाइनेंशियल फ्रीडम के बिना असली सेल्फ गवर्नेंस मुमकिन है? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। क्वेश्चन फैक्ट्री में आपका स्वागत है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट से एक ऐसा आंकड़ा सामने आया है जो चौंकाने वाला है। भारत की पंचायतें, जो हमारे गांव की सरकारें हैं, वो अपने टोटल रेवेन्यू का कितना हिस्सा खुद के टैक्स से कमाती हैं? अंदाजा लगाइए, सिर्फ 1%। जी हाँ, आपने सही सुना, सिर्फ 1%। ये जो 1% का आंकड़ा है ना, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी पहेली है, एक प्रॉब्लम है। और आज हम इसी 1% प्रॉब्लम को सुलझाने की कोशिश करेंगे। इसे और आसान भाषा में समझते हैं। मान लीजिए एक पंचायत को गांव में 100 रुपए का कोई काम कराना है, तो उस 100 रुपए में से सिर्फ 1 रुपया पंचायत की अपनी कमाई का होता है। बाकी के 99 रुपए वो कहीं और से आते हैं ग्रांट के तौर पर, मतलब पूरी तरह से दूसरों पर निर्भरता। तो ये तो हो गई पैसों की कड़वी सच्चाई। अब जरा पीछे चलते हैं और समझते हैं कि स्वशासन का जो ओरिजिनल आइडिया था वो आखिर था क्या। पंचायती राज, इसका असल मकसद ही यही था, पावर का डिसेंट्रलाइजेशन, यानी पावर को दिल्ली और राज्यों की राजधानियों से निकालकर सीधा गांव तक पहुंचाना। एक ऐसा सिस्टम बनाना जहां गांव के लोग अपने फैसले खुद ले सकें, अपनी जरूरतें खुद तय कर सकें। और ये सिर्फ कोई हवाई बात नहीं थी। 1992 में 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए इसे बाकायदा कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया। संविधान में साफ साफ लिखा गया कि पंचायतों का काम होगा स्वशासन की संस्थाओं के रूप में काम करना। कितनी बड़ी बात है ये। वैसे लोकल गवर्नेंस का ये आइडिया कोई नया नहीं है, इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। 1882 में लॉर्ड रिपन के रिफॉर्म्स से इसकी शुरुआत हुई। फिर 1957 में बलवंत राय मेहता कमेटी ने इसका 3 टियर वाला स्ट्रक्चर सुझाया। 1959 में राजस्थान इसे लागू करने वाला पहला राज्य बना। और फिर आया वो ऐतिहासिक साल 1992 जब इसे संवैधानिक दर्जा मिला। तो ये 3 टियर वाला सिस्टम जिसके बारे में हमने अभी बात की, ये आखिर है क्या, काम कैसे करता है? चलिए इसे समझते हैं। देखिए, ये एक पिरामिड जैसा स्ट्रक्चर है। सबसे नीचे इसकी नींव है ग्राम पंचायत, जो हर गांव के लेवल पर होती है। इसके ऊपर आता है ब्लॉक लेवल, जहां कई पंचायतों को मिलाकर बनती है पंचायत समिति, जो एक तरह से कोऑर्डिनेटर का काम करती है। और सबसे टॉप पर पूरे जिले के लिए होती है जिला परिषद। और इन तीनों ही लेवल्स पर जो लोग होते हैं उन्हें सीधे जनता चुनती है पूरे 5 साल के लिए। एक और इंटरेस्टिंग बात, इनका 5 साल का कार्यकाल चुनाव के रिजल्ट वाले दिन से नहीं, बल्कि इनकी पहली ऑफिशियल मीटिंग की तारीख से शुरू होता है। चलिए अब वापस चलते हैं हमारी उस 1% वाली पहेली पर। सवाल ये है कि अगर पंचायतें अपने टैक्स से सिर्फ 1% कमाती हैं, तो भाई बाकी का 99% पैसा आता कहाँ से है? तो पैसा आता कहाँ से है? जवाब इस चार्ट में एकदम साफ है। पंचायतों की इनकम का 80% हिस्सा, जी हाँ 80%, सीधे केंद्र सरकार की ग्रांट से आता है। 15% आता है राज्य सरकारों से, और उनका अपना टैक्स वही 1%। ये आंकड़े निर्भरता की पूरी कहानी खुद बयां कर रहे हैं। और जब इन परसेंटेजेस को हम असल रकम में देखते हैं ना, तो तस्वीर और भी डरावनी हो जाती है। ऑन एन एवरेज एक पंचायत अपने टैक्स से साल भर में सिर्फ 21,000 रुपए कमाती है। और इसकी तुलना कीजिए केंद्र सरकार से मिलने वाले करीब 17 लाख और राज्य से मिलने वाले 3.25 लाख रुपयों से। ये तो जमीन आसमान का फर्क है। और ये जो फाइनेंशियल डिपेंडेंसी है ना, ये भी हर राज्य में एक जैसी नहीं है। यहाँ भी जमीन आसमान का अंतर है। एक तरफ है केरला, जहाँ हर पंचायत औसतन 60 लाख रुपए से भी ज्यादा का रेवेन्यू पाती है। और वहीं दूसरी तरफ है आंध्र प्रदेश, जहाँ ये आंकड़ा 6 लाख से भी कम है। सोचिए, 10 गुना का फर्क। तो इस पूरे सिस्टम की सबसे बड़ी चुनौतियाँ क्या हैं, और क्या कोई रास्ता है इससे बाहर निकलने का? चलिए देखते हैं। इस निर्भरता का, इस डिपेंडेंसी का सबसे बड़ा नतीजा क्या है? जब पैसा ऊपर से आता है तो उसके साथ शर्तें भी आती हैं, कंट्रोल भी आता है। इसका मतलब ये है कि ब्यूरोक्रेटिक डिलेज होते हैं। गांव की सड़क टूटी है पर उसकी मरम्मत के लिए महीनों इंतजार करना पड़ता है, क्योंकि फाइलें कहीं ऊपर अटकी हुई हैं।
इससे पंचायतों की जो ऑटोनॉमी है, यानी अपने फैसले खुद लेने की आज़ादी, वो लगभग खत्म हो जाती है। और ये स्वशासन के आइडिया पर एक सीधा हमला है। तो आगे का रास्ता क्या है? आरबीआई की रिपोर्ट कुछ बहुत ज़रूरी बातें कहती है। सबसे पहले पंचायतों को असली पावर दो। उन्हें स्थानीय स्तर पर प्रॉपर्टी टैक्स, मेले पर टैक्स या दूसरे शुल्क लगाने और वसूलने का पूरा अधिकार दो। दूसरा, ट्रांसपेरेंसी बढ़ाओ। बजट कैसे बन रहा है, पैसा कहाँ खर्च हो रहा है, इसमें आम लोगों को शामिल करो। मतलब पावर को सचमुच में ज़मीनी स्तर तक पहुँचाना होगा। और आखिर में हम घूम फिरकर उसी सवाल पर वापस आते हैं जिससे हमने ये पूरी बातचीत शुरू की थी। एक ऐसा सवाल जो इस पूरे सिस्टम के दिल में है। क्या वित्तीय शक्ति के बिना, फाइनेंशियल पावर के बिना सच्ची स्थानीय शक्ति कभी भी एक हकीकत बन सकती है?